प्रिय विद्यार्थियों, हम वितान में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, सिल्वर वेडिंग। शादी की 25वीं वर्षगांठ यशोधर बाबू की, और उसमें हम पढ़ रहे थे कि यशोधर बाबू का जो बड़ा लड़का था, विज्ञापन संस्था में उसे नौकरी मिल गई थी, और यशोधर बाबू ये समझ नहीं पा रहे थे कि जब मैं अब रिटायरमेंट के करीब आ गया तब मुझे 1500 रुपये मासिक सैलरी मिलती है और मेरे साधारण पुत्र को इतना वेतन कैसे मिल रहा है। दूसरा बेटा एलाइड सर्विसेज की सूची में आने के बाद भी, यशोधर बाबू के समझाने के बाद भी उसे ज्वाइन नहीं करता है। दोबारा वह तैयारी कर रहा है, ये बात भी यशोधर बाबू को पसंद नहीं आती है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका चला गया है, और एक इनकी बेटी है, तमाम प्रस्तावित वरों को अस्वीकार कर देती है और डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की वो भी धमकी देती है। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से बड़े खुश होते हैं कि ठीक है, मेरे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि वह खुशहाली कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दें, क्योंकि खुश तो हैं वो, बच्चे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन यशोधर बाबू को वे महत्व नहीं देते हैं। इसलिए उनको लगता है कि ये खुशहाली परायापन पैदा कर रही है। अपने बच्चों के द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। गरीब रिश्तेदार जब यशोधर बाबू के यहाँ क्वार्टर पर आते थे तो इनके बच्चे उनकी उपेक्षा करते थे, ये भी यशोधर बाबू को पसंद नहीं है। एनीवे, फिर भी जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना, पीढ़ियों में अंतराल तो होता ही है। जैसे दादा होते हैं वैसा बेटा नहीं होता, और जैसा बेटा होता है वैसा पोता नहीं होता है, तो पीढ़ियों में थोड़ा बहुत अंतर तो आ ही जाता है। ऐसा कह कर के और यशोधर बाबू अपने आप को एक दिलासा, एक सांत्वना देते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि फिर भी बच्चों की तरफदारी करने की मातृ सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड़ बना दिया है। यानी मूल संस्कारों में आधुनिक नहीं होते हुए भी बच्चों के साथ साथ और बच्चों की तरफदारी करते करते इनकी पत्नी भी एक तरह से मॉडर्न बनने का प्रयास कर रही है, आधुनिक बनने का प्रयास कर रही है। कुछ यह भी, जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ, गांव से उनके ताऊजी और 2 विवाहित बेटे भी रहते थे। संयुक्त परिवार में बहुओं में गजब के तनाव थे, मनमुटाव था, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ भी नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को तो यही शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी भी नहीं लिया था, बस जिठानियों की चलने दी थी। उनका ये भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार में ऐसे बंधनों में रखा गया उस समय मानो मैं जवान औरत नहीं, एक बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए गए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। अर्थात यशोधर बाबू की जो पत्नी है, अपने बच्चों से इस प्रकार वो कहा करती थी कि यशोधर बाबू मेरे साथ उस संयुक्त परिवार में उस समय अच्छा व्यवहार
नहीं करते थे, बच्चे उसे सहानुभूति व्यक्त करने लगते हैं। फिर वह यशोधर बाबू के पास जाकर सामने जाकर कहती है कि तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें अब मेरे बच्चे नहीं मानते हैं, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी, उस सीमा तक ही मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। सुविधा का अर्थ यहाँ सुविधा से है। जहां तक मुझे सुविधा रहेगी वहां तक मैं तुम्हारी बातें मानूंगी, और बच्चे तो बिल्कुल ही ऐसी बातों को नहीं मानेंगे। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला नहीं हो सकता, साफ बात है। इस प्रकार से यशोधर बाबू की पत्नी भी इनसे कहा करती है। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कह करके घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है। अब देखो इनकी पत्नी किस प्रकार आधुनिक बनना चाह रही है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। यशोधर बाबू साइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुहा से लोग करे तमाशे, ऐसा कहकर के उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन ये स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका ही बन रहा है। यानी वो अपनी पत्नी का मजाक भी बनाते हैं ऐसा कह करके, लेकिन फिर भी उनके बच्चे और पत्नी वो एक साथ एक तरफ रहते हैं और ये अकेले पड़ जाते हैं। तो सोचते हैं कि मैं ऐसा मजाक पत्नी का बना रहा हूँ, फिर भी तमाशा मेरा ही बन रहा है। जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास, एक लंबा सांस छोड़ते हैं। यशोधर जी ने अपने आप से पूछा कि ये बेटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही नहीं पाला होता, मैं शादी ही नहीं करता। लाइफ, मेरा जीवन है कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए डेडिकेट कर देता, समर्पित कर देता। यहाँ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग है कि मैं शादी नहीं करता, घर गृहस्थी नहीं बसाता, और मेरा संपूर्ण जीवन है समाज के लिए मैं समर्पित कर देता, ऐसा सोच रहे हैं। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति यानी बच्चों के बिना किसंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा था। किसंदा के बच्चे नहीं थे, इसलिए बुढ़ापे में वो सुखी नहीं रहे। उसके तमाम सभी साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान भी बना लिया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। रिटायर्ड होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब तो हद ही हो गई कि उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से किसंदा ने शादी नहीं की, उसके इसलिए बच्चे भी नहीं थे, अकेले थे। इतने लोगों का उपकार इन्होंने किया था, लेकिन जब किसंदा से क्वार्टर खाली करवाया गया सरकार की तरफ से, तो इतने उपकृत लोगों में से अपने यहां रखने के लिए किसी ने भी पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी। 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार पहले से रह रहे थे, एक स्वयं की पत्नी और 2 ताऊ जी के विवाहित बेटे। इसलिए 2 ही कमरे थे उस क्वार्टर में। यशोधर बाबू भी किसंदा को अपने साथ नहीं रख पाए। किसंदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहे, उसके बाद वो गांव लौट गए। लगभग 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन नहीं खा सका बेचारा, अर्थात रिटायरमेंट के बाद वो 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया। विचित्र बात तो यह है कि उसे कोई बीमारी भी नहीं हुई थी, बस रिटायर्ड होने के बाद वो मुरझाते और सूखते ही चले गए। जब उसके एक बिरादर से गांव वाला कोई था, उससे मृत्यु का कारण पूछा, तो यशोधर बाबू को यही जवाब मिला, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। कोई घर में
संभालने वाला नहीं था, इसलिए किसंदा की मृत्यु कैसे हुई जी किसी को भी पता नहीं चल पाया। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता है, उनकी रिटायर्ड होने के बाद जो हुआ होगा से मौत हो जाती है, अर्थात किसी को पता नहीं चल पाता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। अगर किसी के घर में बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, तो बीमार होने पर दवा दिला सकते हैं, इलाज उपचार करवा सकते हैं, और मृत्यु के बाद पता भी चल जाता है उस पत्नी और बच्चों के द्वारा कि मृत्यु कैसे हो गई। लेकिन जिसके घर में कोई नहीं होता तो मृत्यु कैसे हुई ये पता ही नहीं चल पाता है, और ऐसा ही किसंदा के साथ भी हुआ। इसलिए बच्चों का होना तो जरूरी है। यह सही है, यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं। यशोधर बाबू मानते हैं कि मेरे बच्चे मनमानी कर रहे हैं, और ऐसा संकेत भी दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी यशोधर जी अपने को मर्यादा पुरुष किसंदा से सुनी हुई ये बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में, गधा पचीसी का अर्थ यहाँ जवानी की बात है, कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जवानी की अवस्था में कौन क्या कर रहा है ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। जब वह जवानी की अवस्था से निकलता है तो फिर वह समझदार होता चला जाता है। युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि फिर भी किसंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने भी जवानी में 50 किस्में की खुराफात की है। यशोधर बाबू को किसंदा बता रहे हैं कि जवानी में मैंने भी बहुत सारी शैतानियां की थी। ककड़ी चुरा लेता था, गर्दन मोड़ करके मुर्गी को भी मार देता था, पीछे की खिड़की से कूद करके सेकंड शो सिनेमा देखने चले जाते थे। कौन सा ऐसा कर्म है जो तुम्हारे इस किसंदा ने जवानी की अवस्था में नहीं किया था? अर्थात जब मैं ही ऐसा करता था तो तुम्हारे बच्चे भी अगर कुछ कर रहे हैं तो ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। जिम्मेदारी जब सिर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यह भी किसंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, एक व्यंग्यात्मक बात है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। अर्थात जब यशोधर बाबू मैट्रिक में थे, 10वीं में थे, तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इसलिए जिम्मेदारियां इनके सिर पर जल्दी आ गई थी, और ये जवानी में भी इस तरह की शैतानियां नहीं कर पाए थे, और जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गए। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, यह बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया यानी व्यंग्यात्मक भाव से कहते थे अपने बच्चों को। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खिल जाती थी, दिखाई देती थी, वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सैनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार भी करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 की 4 करने वाली ये दुनिया उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। अर्थात यशोधर बाबू मानते हैं कि दुनियादारी की वजह से मेरी बीवी और बच्चे हैं, ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने DDA फ्लैट के लिए पैसा न भर करके भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसंदा की उक्ति अब भी जचती है, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। किसंदा ये बताते थे यशोधर बाबू को कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और जो समझदार होते हैं वो उनमें रहते हैं। जब तक हमारी सरकारी नौकरी है
तब तक सरकारी क्वार्टर हमारे पास है ही। और रिटायर्ड होने के बाद गांव का जो पुश्तैनी घर है उसमें हम रह लेंगे। यशोधर बाबू का ऐसा विचार था और नया मकान वो नहीं बनाना चाह रहे थे। गांव की बात करें तो उनका जो पुश्तैनी मकान गांव का है वह टूट फूट चुका है। उस पर इतने लोगों का हक है, वहां जाकर बसना, निवास करना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना, स्वीकार करना और बेकार के व्यर्थ के झगड़े उन परिवार वालों से मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर बाबू अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चे बहस में जब ये तर्क दोहराते हैं तो यशोधर बाबू उस समय कोई जवाब नहीं दे पाते। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर्ड होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा। अर्थात यशोधर बाबू अपने बच्चों से यही कहते हैं कि मैं जब रिटायर होऊंगा उससे पहले आप में से किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और फिर से हमें सरकारी क्वार्टर रहने को मिल जाएगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। ऐसा ही कह देते हैं, ठीक है मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो अपना बच्चा कोई ना कोई सरकारी नौकरी पा लेगा और हमें फिर से क्वार्टर मिल जाएगा। तो पत्नी उत्तर देती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए। तो यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक ही तरह के सोचने वाले होते हैं। अर्थात जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही तुम्हें भी सोचना चाहिए। ऐसे कहते हैं और कह करके नकली सी एक हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को नकली हंसी हंसने के लिए बातें कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में भी उत्साहित होने का यत्न कर रहे हैं। उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए। अर्थात परलोक सुधार के लिए देखिए क्या क्या कर रहे हैं। बिरला मंदिर ये जाते हैं, वहां लक्ष्मी नारायण के आगे ये हाथ जोड़ते हैं। असीक यानी आशीर्वाद, वहां से पंडित जी ने आशीर्वाद में इनको एक फूल दिया, उसे अपनी चोटी में लगा लेते हैं और फिर पीछे प्रांगण में एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे, वहां जाकर वे सुनने लगते हैं। लेकिन अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर बाबू का मन नहीं लग रहा था। सच तो यह है कि भीतर से बहुत ज्यादा वे धार्मिक या कर्मकांडी नहीं है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किसंदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे। जैसे जैसे उनकी उम्र ढल रही है वैसे वैसे किसंदा की तरह रोज मंदिर जाने लग गए हैं, संध्या पूजा करने लग गए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें अर्थात जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो पढ़ने लग गए हैं। ये सब काम उन्होंने अपने परलोक के सुधार के लिए शुरू कर दिए हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में मैं नहीं लग पा रहा हूं तो अपने मन को वे समझा लेते थे कि भैया अब लगना चाहिए। अब तो मोहमाया के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट, तुम लग जाओ पाठ वन प्रदेश की। अर्थात नई पीढ़ी को अपना राजपाट, अपने जिम्मेदारी अब आप सौंप दो और वन प्रदेश अर्थात वानप्रस्थ आश्रम की हम तैयारी करो। जो करते हैं जैसा करते हैं बच्चों को करने दो। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की भी नहीं, हमें तो उसकी चिंता करनी है। अर्थात परलोक के विषय में अब हमें चिंता करनी चाहिए। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा है, और यदि वो सलाह नहीं भी मांगते हैं तो भी कोई बात है, नहीं मांगे। ऐसा
यशोधर बाबू अपने आप को समझाते हैं। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने के लिए भटक गए, गीता महिमा सुनो, क्योंकि वहां प्रवचन चल रहे थे महात्मा जी के गीता पर और उनके मन में ऐसी ही बातें चल रही थी। तो अपने मन को समझाते हैं कि गीता पर जो प्रवचन चल रहे हैं वो अब हमें सुनना चाहिए। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जब जनार्दन शब्द आया तो उन्हें अपने जीजाजी जनार्दन जोशी की याद आ गई। देखिए, फिर जब गीता में सुनने लगे, अपने मन को कैसे तैसे समझा करके लगाया है, तो जनार्दन शब्द आते ही उन्हें अपने जीजाजी जनार्दन जोशी की याद आने लगी कि परसों उनका कार्ड आया है, उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लग गए कि जीजाजी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उनके मन में ये भी ख्याल आया कि प्रस्ताव जब उनकी पत्नी और बच्चों को मैं रखूंगा, बताऊंगा, तो उन्हें पसंद नहीं आएगा और सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा तो यह है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में यशोधर बाबू है, वे आर्थिक दृष्टि से परिवार के विषय में अधिक नहीं सोचते हैं। खुशी हो या गम हो, हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ वो अपना जाना ही जरूरी समझते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हो। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन तो हद ही हो गई कि कमाऊ बेटे ने ये कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि जीजाजी बीमार थे और यशोधर बाबू सोच रहे थे कि मैं उनसे मिल भी आऊं और कुछ उनकी मदद भी आर्थिक दृष्टि से भी कर दूं। तो उस बड़े बेटे ने, जो विज्ञापन एजेंसी में काम करते हैं, उस बेटे ने मना कर दिया कि बुआ जी को भेजने के लिए मैं तो पैसे नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना ही पड़ा कि वे तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपए भी उधार ले सकते हैं, अर्थात मैं किसी से उधार लेकर फिर मैं मदद कर सकता हूं, तुम नहीं दो तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार से अपने मन को वो समझाते हैं।